नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र हेतु ये मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज चल रही थी और इसमें हमने 6 मॉक टेस्ट इससे पहले ऐसे ही हल किए हैं वीडियो के माध्यम से और ये 7वें नंबर का है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। गद्यांश अवबोधन से हमारी शुरुआत होती है और यहाँ भी वही करेंगे। तो ये जो पहला अवतरण है इसे ध्यान से देखिए। इसमें शुरुआत की गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ये प्रश्न पूछा गया है यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से। दुनिया में प्रतिदिन लोग मरते हैं, फिर भी वे इस भ्रम में रहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये युधिष्ठिर का उत्तर है। और बाकी 4 भाई यानी जो बाकी 4 पांडव थे वो यक्ष को एक संतुलित या संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और इस वजह से यक्ष ने उन्हें निर्जीव कर दिया। तो अंत में युधिष्ठिर जाते हैं और ये यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और मालूम होता है कि यक्ष तो असल में धर्मराज थे। तो ये चीज़ है। महाभारत के यक्ष प्रश्न का यह संवाद कई गहरे राजभाष करता है। यह सच है कि मानव जिन कारणों से जीवन यात्रा के पहिए खींचता है उसमें से एक है मनुष्य की जिजीविषा, उत्कट जीवटता, मतलब जीवन जीने की प्रबल इच्छा, किसी भी कीमत पर जीवन के साथ समझौता नहीं। और आप देख रहे हैं कि मानव की यही जीवटता उसे नीरस से, यहाँ देखें, नीरस से नीरस, अत्यंत उबाऊ, निर्लक्ष्य, प्राणहीन, रगड़ते घिसटते जीवन को जीने की ताकत देती है। जीवन चाहे जितना भी कष्टमय क्यों न हो। दूर से कोई भले ही मरने की बात करे कि इतने बुरी जिंदगी से अच्छी तो मौत आ जाती, लेकिन जब मौत सामने खड़ी होती है तो कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता। एक अपाहिज से अपाहिज व्यक्ति जो बिस्तर पे अपना सारा कर्म कर रहा है, पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित है, उससे भी कहा जाए कि अब तुम्हें मरना है, तुरंत तैयार हो जाओ, वो बिल्कुल नहीं तैयार होगा। वो तब भी किसी भी विधि जीवित रहना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखें, परंतु यही जीवटता एक अति तक जाकर नकारात्मक हो जाती है। जीवटता होनी चाहिए, जिजीविषा मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, तभी वो संघर्ष कर पाएगा, तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाए तब क्या होता है। मानव जीवन जो है उसमें मनुष्य जीवन को तो स्वीकारता है लेकिन मृत्यु की ओर से आंखें मूंद लेता है, मतलब वो किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता है। और भारत के साथ तो ये स्थिति और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यहाँ दर्शन, जो भारतीय दर्शन हमारा है, वो पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी अवधारणाओं में विश्वास रखता है और वह भी मृत्यु को सहज भाव से स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो दर्शन में, यहाँ दर्शन को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि मरने के बाद भी आत्मा अमर होती है। तो असल में मनुष्य की मृत्यु जो है वो कभी नहीं होती है, फिर पुनर्जन्म होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ संतोष देने वाले हैं। मनुष्य को ये संतोष या ये ढाढ़स बधा देंगे कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हो रही है, सिर्फ तुम्हारा शरीर परिवर्तित हो रहा है। एक जो जीर्ण शरीर है उसको नष्ट करके ईश्वर तुम्हें एक नया शरीर देंगे, तुम्हारी आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करेगी। तो ये एक संतोष देने वाली बात है, मतलब ये पॉजिटिव थिंकिंग। अब यहाँ आप देखें कि इसका शीर्षक चुनना है। तो शीर्षक आपका 5 नंबर का है और बाकी रेखांकित पंक्तियां जहाँ जहाँ हैं उसकी व्याख्या करनी है। शीर्षक क्या हो सकता है? जिजीविषा की परिसीमा, ये या परिधि, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मतलब जीवन जीने की जो उत्कट इच्छा है उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, ये शीर्षक से झलकता हुआ है। इसके बाद आप देखें कि इसमें रेखांकित पंक्तियां हैं। तो पहली रेखांकित पंक्ति में कहा गया है कि दुनिया में प्रतिदिन लोग मरते हैं, फिर भी वे इस भ्रम में रहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य भी यही है। तो ये युधिष्ठिर का उत्तर था, यक्ष को दिया गया। अब इसी का आपको यहाँ व्याख्यान देना है। तो युधिष्ठिर प्रश्न का उत्तर देते हुए यक्ष से कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु का ज्ञान होने पर भी वो मृत्यु को स्वीकारता नहीं है और न मरने का विश्वास ही रखता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, एक न एक दिन आएगी, लेकिन कोई उसको तहे दिल से नहीं स्वीकार करता। जीवन और मृत्यु ऐसे सत्य हैं जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, अथवा जीवन जीने की लालसा में मृत्यु को एकदम ही नकार देना भी मूर्खता है। जीवन जीने की प्रबल इच्छा अर्थात जिजीविषा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। प्रश्न ये है कि इस इच्छा को हम कितना महत्व देते हैं और इसकी प्रबलता कितनी है, कितनी ज़्यादा ये उत्कट है। अब यहाँ आप देखें कि राजा महाराजा भी अपने समय में अमर होने की कामना रखते थे। अमृत जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकला है। अमर होने की इच्छा कहीं ना कहीं थी, तो इस वजह से ये ईजाद हुआ। इसलिए वे यज्ञ, संकल्प और युद्ध इत्यादि प्रयत्न करते थे, परंतु मृत्यु के द्वार से तो वो भी नहीं बच पाए। ऐसी ही मनोकामना वर्तमान का मनुष्य भी रखता है। अंतर यह है कि वर्तमान में मनुष्य जो है वो जीवन को अमर बनाने का उपाय विज्ञान और तकनीकी में खोजता है कि विज्ञान की कोई ऐसी खोज ईजाद हो जाए या फिर कुछ ऐसा हमें मिल जाए जिसकी वजह से हम, मेरा शरीर का जो बूढ़ापन है, मतलब बूढ़ा होने की प्रक्रिया है, वो रुक जाए और हम हमेशा युवा बने रहें या रोग मुक्त रहें। तो वैज्ञानिक इस दिशा में क्रियान्वित कर रहे हैं, मतलब उनका जो प्रयास है वो क्रियान्वित है।
यह सत्य भी उसे पता है कि मृत्यु एक न एक दिन आनी है, फिर भी वो प्रतिदिन यह प्रयास करता है कि कैसे जीवन की आयु बढ़ाई जाए। यह एक सीमा तक उचित भी है जहां तक मनुष्य का कल्याण का भाव है, लेकिन अब कामना जो यहाँ मनुष्य की है, जिजीविषा वाली कामना, जब वो प्रबल रूप या विकराल रूप धारण कर लेती है तो ऐसी स्थिति में विनाश होता है, क्योंकि मनुष्य मरने की स्थिति को स्वीकारता ही नहीं। जैसे कि प्रकृति का क्षरण हो या आपसी कलह हो या फिर नरसंहार हो, यह सब कहीं ना कहीं जीवन की लालसा का ही विकराल रूप है। मतलब किसी भी कीमत पर जीना है, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। तो इस तरह से हमने देखा। अब दूसरी रेखांकित पंक्ति को देखते हैं। तो दूसरी रेखांकित पंक्ति यहाँ पर आपको कह रही है, इसे आप देखिए, ये यहाँ पर है, जीवटता एक अति तक जाकर नकारात्मक हो जाती है। तो ऊपरी जो पंक्ति है वो जीवटता का मतलब जीवन जीने की जो कामना है उसका नकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ दर्शाया जा रहा है। मतलब ये पंक्ति उसी को दर्शाने का प्रयास कर रही है। जीवन की कामना हर व्यक्ति में होती है और इसी कामना को पूरा करने के लिए वह नीरस, अर्थहीन और कठिन से कठिन कार्य करने का भी प्रयास करता है। मतलब किसी भी विधि जीवित रहे। और इस सकारात्मक प्रभाव, इसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो हमें समाज कल्याण के कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में दिखता है, जहां मानव जीवन को समृद्ध और स्वस्थ तथा सुखी बनाने का प्रयास निरंतर करता रहता है। परंतु यदि जीवटता एक सीमा से परे हो जाए तो उसका नकारात्मक परिणाम भी देखने के लिए मिलता है। और ये जो नकारात्मक प्रभाव है ये मानव द्वारा मानव की हत्या, प्रकृति का विनाश, जीव हत्या आदि जैसे जो बुरे काम है उसमें परिलक्षित होता है। ऐसी परिस्थिति में मानव की लालसा उसके व्यक्तित्व को इतना संकुचित कर देती है कि मृत्यु का भय भी नहीं रहता। तो मानवीय स्तर पर अगर देखें तो ये आपसी कलह का कारण बनता है। जो जीवटता की अति है ना, ये आपस में झगड़े लड़ाई की वजह बन जाती है। सामाजिक स्तर पर अशांति और असंतोष पैदा होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य यदि इसी कामना और लालसा से ग्रस्त हो जाए, मतलब उत्कट इच्छा जो जीवन जीने की है, तो मानव समाज का विनाश तय है, देर सवेर तय है, और ये हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे दर्शन जो कि पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित है, वो कहीं ना कहीं मृत्यु को नकार देने के लिए भी सहायक है। और भारतीय संस्कृति और समाज के मूल सिद्धांत जो है वो आत्मिक नियंत्रण और आपसी सौहार्द को प्राथमिकता देते हैं, जिसके फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता भी देखने के लिए मिलती है। तो हमारे दर्शन ने ये भले ही कहा है कि आत्मा परमात्मा वाला सिद्धांत सही है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो ये कहती है कि किसी भी कीमत पर जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो बैलेंस एक तो है और उस बैलेंस को हमें इसमें दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगले अवतरण को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि यद्यपि राष्ट्रवाद एक प्रकार से सामूहिकरण को बल देता है तथा लोगों को अस्मिता का एक समान वितरण करने में विश्वास रखता है, मतलब अस्मिता का वितरण सब में एक समान हो, सबकी अस्मिता की कीमत हो, परंतु यह विचार उस समय अशांति का कारण बन जाता है जब कोई समूह अपनी पृथक पहचान के आधार पर एक निश्चित भूगोल प्राप्त करना चाहता है, या फिर राष्ट्रवाद के विभिन्न तत्वों जैसे कि इतिहास, धर्म, नस्ल, भाषा आदि में किसी आधार पर कोई समूह यदि उग्र हो जाता है तो ये स्थितियां बिगड़ जाती हैं। अब गौरतलब है कि अब तक हुए जो दोनों विश्व युद्ध हैं, मतलब जो पहला और दूसरा विश्व युद्ध है उसकी बात हो रही है, इसमें राष्ट्रवाद ही मुख्य फैक्टर था, प्रबल भूमिका उसी की थी। और इसी संदर्भ में टैगोर ने राष्ट्रवाद की आलोचना भी की थी। उनका मानना था कि अपने प्राकृतिक रूप में मानव समाज सह अस्तित्व की भावना पर आधारित होता है, लेकिन राष्ट्र का विचार मानव समाज का विभिन्न समूहों में बांटकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, ये को होगा, ठीक है। मानव का जो पूरा सामाजिक स्वरूप है उसको ये अलग अलग समूहों में बांटता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। तो ये पूरा राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इस पैराग्राफ में। पूछा ये गया है कि इसका संक्षेपण क्या हो सकता है और साथ में सारांश भी प्रस्तुत करना है, और सारांश और संक्षेपण के बीच का जो बेसिक अंतर है वो भी बताना है। तो आइए इसमें देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम संक्षेपण करेंगे, और संक्षेपण इसका किस प्रकार से हो सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो कि समूहीकरण या सामूहिक विश्वास की भावना पर आधारित है, वो अशांति को भी पैदा कर सकता है। एक हद तक रहे तो वो शांति का कारक है, या लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करता है, लोगों को इकट्ठा रखता है। लेकिन जब ये प्रबल सीमा में पहुंचता है या हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में अशांति पैदा होती है। यदि कोई समूह पृथक पहचान तथा विभिन्न तत्वों जैसे कि धर्म, नस्ल, भाषा इत्यादि के आधार पर एक निश्चित भूगोल की मांग करता है, जैसे कि विश्व युद्ध इसका प्रबल उदाहरण है, तो ऐसे में टैगोर की जो सह अस्तित्व आधारित मानव समाज की भावना है वो सौहार्द का संदेश देती है। ये इसका एक संक्षिप्त संक्षेपण हो सकता था। संक्षेपण जितना आप छोटा करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस अवतरण में से जितनी बेकार की बातें उनको छांट देना होता है, और जो बची हुई काम की बातें होती हैं वो थोड़ी सी होती हैं, मतलब 2% या 5% होती है, उसको 3 से 4 लाइन में आपको संक्षिप्त करके लिख देना होता है। यही होता है संक्षेपण। इसके बाद आपको सारांश करना है। तो सारांश में आपको पूरा गद्यांश पढ़ना होता है, उसका मूल मतलब समझना होता है, और उसी मतलब को कम से कम शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना होता है। तो समूहीकरण पर आधारित राष्ट्रवाद का विचार यदि किसी विशेष समूह, धर्म, नस्ल, भाषा इत्यादि के तत्वों पर आधारित होकर पृथक पहचान मांगने लगे और उसी पर बल दे तो ये अशांति की वजह बन जाता है। विश्व युद्ध दोनों जो हुए हैं वो इसी के साक्षी हैं। और राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने सह अस्तित्व की भावना को प्रमुखता दी, और ये सौहार्द प्रकट करने का एक मूल माध्यम बना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सारांश में
अपने शब्द होने चाहिए ज़्यादातर। गद्यांश की भावना तो रहेगी, वो तो मूल भाव है, लेखक के विचारों को आप लिखे बिना नहीं रह सकते, लेकिन शब्द आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ ये पूछा है कि सारांश और संक्षेपण में अंतर क्या होता है। तो बेसिक अंतर ये है, देखिए पहले समानता क्या है। समानता ये है कि दोनों संक्षिप्त होते हैं, दोनों का आकार हर हाल में छोटा होना चाहिए, लेकिन सारांश में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जिस क्रम में गद्यांश में विचारों को रखा गया है आप भी उसी क्रम में रखिए, ये कतई आवश्यक नहीं। संक्षेपण में अनिवार्य होता है, मतलब आप गद्यांश में जिस क्रम में विचारों को देख रहे हैं उसी क्रम में संक्षेपण में उसका वर्णन करेंगे, नहीं तो संक्षेपण अस्त व्यस्त हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि संक्षेपण में कोई अपने निजी विचारों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता नहीं है, उसमें पूरी तरह से गद्यांश आधारित ही हमें लिखना होता है। सिर्फ बेकार की निकम्मी बातों को छांट देना होता है जो सिर्फ बात बढ़ाने का काम कर रही है, और जो काम की बातें हैं उन्हें सिकोड़ कर लिख देना होता है। लेकिन सारांश में हमें लेखक की मन स्थिति को समझना होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, और उसके मन में जो चल रहा है उसी के आधार पर हमें व्याख्या जैसा करना होता है, और वो व्याख्या बहुत संक्षिप्त होती। तो आकार में दोनों भले ही छोटे हों लेकिन अंतर होता है, ये चीज़ हमने देखी। अब इसके बाद पत्र लेखन वाले हिस्से में चलते हैं। और पत्र लेखन में पहले तो ये पूछा गया है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पर होता है, और उसका एक रिक्त नमूना दर्शाएं, मतलब अधिसूचना का, और परिपत्र का उदाहरण भी पेश करें। अब पत्र लेखन में स्वच्छता और लिपि अनुशासन अनिवार्य है, तो वो चीज़ें तो आप जानते ही। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ पर होता है आप बताइए। देखिए, विज्ञप्ति और अधिसूचना दोनों का जो प्रारूप होता है, ढांचा, वो देखने में एक जैसा होता है, लेकिन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही होता है कि विज्ञप्ति के प्रकाशन के लिए कोई विशेष आयोजन नहीं करना पड़ता है, लेकिन अधिसूचना का अगर हमें प्रकाशन करना है तो उसके लिए भारत सरकार का राजपत्र पहले प्रकाशित होगा और उसी में अधिसूचना प्रकाशित होगी, और कहीं अन्यत्र उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि राजपत्र जो है भारत सरकार का, मतलब राष्ट्रीय और प्रांतीय गजट दोनों होते हैं। प्रांत स्तर का होता है अगर प्रदेश सरकार का है, और नहीं तो राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो उसके द्वारा अधिनियम, अध्यादेश या राजपत्रित अधिकारियों का चयन, स्थानांतरण, पदोन्नति संबंधी जो सूचनाएं होती हैं वो यहाँ प्रकाशित होती हैं। अगर राष्ट्र स्तर की है तो राष्ट्रपति द्वारा, राज्य स्तर की है तो राज्यपाल के सौजन्य से उसको प्रकाशित किया जाता है संबंधित विभाग के द्वारा। अब इसका नमूना कैसा हो सकता है तो आइए देख लेते हैं। यहाँ आप नमूना देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है कि भारत सरकार के राजपत्र भाग खंड जो भी है, मतलब संख्या यहाँ होती है तो संख्या जो दी रहे उसमें प्रकाशनार्थ, या राज्य सरकार का है तो राज्य स्तरीय जो गजट है उसमें प्रकाशनार्थ, इस प्रकार से लिखा। उसके बाद चूंकि ये केंद्रीय बजट, माफ कीजिएगा, केंद्रीय गजट है, इसलिए इसमें केंद्रीय जो भारत सरकार का उल्लेख है वो किया जा रहा है। तो भारत सरकार का जो भी मंत्रालय इस अधिसूचना का सौजन्य करता है उस मंत्रालय का नाम और संबंधित विभाग का नाम ये शीर्ष पर रहता है, और अधिसूचना संख्या यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर मेन जो हेडिंग है अधिसूचना वो डालते हैं, और उसके बाद पत्र का जो मूल भाग है, मतलब सूचना देने के उद्देश्य से जो भी बातें लिखनी है उसको बीच में लिखते हैं, और बीच वाला हिस्सा जो मेन बॉडी पत्र की होती है उसको कलेवर कहा जाता है। स्थान और दिनांक इसमें दो तरीके से प्रकाशित होता है, एक तो साइड में यहाँ दाहिनी तरफ, और नहीं तो शीर्ष पर ऊपर सबसे, ठीक ऐसे कर सकते हैं। यहाँ फाइल संख्या होती है, हस्ताक्षर होता है, लेकिन अधिसूचना का मूल भाग पहले लिखा जाता है, उसके बाद नीचे फाइल संख्या होती है, हस्ताक्षर होता है। प्रतिलिपियाँ जो प्रेषित होती हैं उनका उल्लेख बाईं तरफ करते हैं। तो ये एक प्रारूप है, रिक्त प्रारूप है जिसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। प्रतिलिपियों का उल्लेख बाईं तरफ नीचे किया जाता है। इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न था उसमें ये कहा गया था कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में एक परिपत्र बनाइए। मतलब परिपत्र जो है वो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के जो है उनके द्वारा जारी किया गया है, और जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको वो प्रेषित किया गया है, और उनसे ये जो सूचना है वो देने का काम किया गया, मतलब तैयारियां कैसी चल रही हैं इसका जायजा लिया गया है परिपत्र के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक परिपत्र बना हुआ है, इसमें प्रेषक जो है वो क ख ग, यहाँ नाम नहीं दिया है तो नाम आप भी न दीजिएगा, इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन या उत्तर प्रदेश सरकार, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। यहाँ जो स्थान और दिनांक है इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं। विषय लिखा जाता है यहाँ पर, मतलब बाईं तरफ से शुरू करके दाहिनी तरफ की ओर हम बढ़ते हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि विषय आपका संक्षिप्त हो। तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में ये आपका विषय है, और इसी संदर्भ में ये परिपत्र जारी किया जा रहा है। तो ये एक तरह का निर्देश है, ठीक है। परिपत्र एक तरफा होता है, इसमें बदले में उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती, निर्देश या सूचना जारी कर दी जाती, इसमें जवाब नहीं मांगा जाता है, ठीक। तो अब यहाँ देखें कि सीधा सीधा संबोधन दिया गया है कि महोदय, जैसा आपको विदित है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अतः चुनाव संबंधी तैयारियों का निरीक्षण करें तथा कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। और उसके बाद भवदीय हस्ताक्षर क ख ग, जिन्होंने पत्र भेजा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से एक छोटा सा परिपत्र यहाँ लिखा गया। बहुत ज़्यादा फैलाकर विषय वस्तु को लिखना भी बहुत फायदेमंद नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि पत्र में जितनी बातें लिखने के लिए कहा गया है वो सारी बातें आपके विषय वस्तु में झलकनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो ये मेन बॉडी जो है इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा। और प्रतिलिपि किसको भेजी जाएगी, तो प्रतिलिपि जो समस्त जिलाधिकारी हैं प्रादेशिक उनको भेजेंगे। तो सूचनार्थ प्रेषित और आज्ञा से हस्ताक्षर फिर मुख्य सचिव का।
देखिए इसमें प्रतिलिपि जब भेजी जाती है ना, तो एक बार इसके लिए आज्ञा लेनी पड़ती है, मतलब आज्ञा लेना आवश्यक होता है। तो क ख ग मुख्य सचिव का हस्ताक्षर, ऐसे हमने कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ हमने परिपत्र का ये नमूना देखा जिसमें कि विधानसभा चुनाव 2022 जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया, तो उसकी तैयारियों के संदर्भ में ब्यौरा मांगा गया था। और यहाँ ब्यौरा मांगा नहीं गया था बल्कि निर्देश जारी किया गया था कि जितने भी नियम कायदे हैं संबंधित कार्यक्रम को भली भांति लागू करवाने के लिए, उन सबको सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। और उसी के संदर्भ में समस्त जिलाधिकारियों को सचिव स्तर की ओर से ये परिपत्र यानी जो सर्कुलर लेटर है ये जारी किया गया था। अब इसके बाद पीछे हमने अधिसूचना वाला देख लिया है। अधिसूचना में ये याद रखिएगा कि उसका प्रकाशन जो है वो सरकारी या प्रांतीय गजट में, मतलब केंद्रीय या प्रांतीय गजट में होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हट और आइन प्रत्यय का प्रयोग करके 5-5 शब्द आपको बनाने हैं। तो हट प्रत्यय से 5 शब्द बना लीजिए, आराम से बन जाएगा। कड़वा शब्द जो है इसमें हट जोड़ दीजिए, बन जाएगा कड़वाहट। वैसे ही मुस्कुराहट, गर्माहट, सरसराहट, फुसफुसाहट, बहुत कुछ बन सकता है। ठीक है, इसमें हट प्रत्यय जोड़ना और बनाना आसान है। वैसे ही आइन है तो पंडिताइन, लोहाइन, ठकुराइन, हलुआइन, सहुआइन, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तद्धित प्रत्यय क्या है ये आपको बताना है और कुछ एग्जाम्पल देने। तो तद्धित प्रत्यय वैसे अगर देखा जाए तो ये प्रत्यय या शब्दांश होता है जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगता है। वैसे आप देखें तो प्रत्यय जो है वो प्रायः संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगते हैं, लेकिन इनकी मूल विशेषता ये होती है कि उन्हीं के साथ स्पेशली लगते हैं। मतलब लगेंगे तो या तो संज्ञा के साथ लगेगा तद्धित प्रत्यय, या सर्वनाम के साथ लगेगा अथवा विशेषण के साथ लगेगा। जैसे मानवता, सुंदरता, ता प्रत्यय है, सफलता, इन सब में ता प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय के तौर पर काम कर रहा है। इसके बाद अब यहाँ विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द में पहला तेजस्वी है, तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। आक्रांत का अनाक्रांत हो जाएगा। वीर का कायर हो जाएगा। अधोगामी यानी नीचे जाने वाला, तो उसका ऊर्ध्वगामी हो जाएगा यानी ऊपर जाने वाला। म्लान का प्रफुल्ल हो जाएगा। ऐसे हमने देखा। तो विलोम शब्द कभी कभी 5 पूछे जाते हैं, कभी कभी 10 पूछ लिए जाते हैं। तो वो आयोग की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितने पूछता है। इसके बाद अब वाक्यों को शुद्ध करना है और उसके बाद वर्तनी शुद्धिकरण है। तो यहाँ आप देखें लिखा हुआ है कि आप वाली मिठाई मेरे फ्रिज में रखी हुई है। यहाँ फ्रिज लिखा है, वो फ्रिज होगा। तो आपकी मिठाई मेरे फ्रिज में रखी है, ऐसे आप लिख सकते हैं। आप बारात के रुकने का बंदोबस्त करो, तो आप बारात के रुकने का बंदोबस्त कीजिए या बारात के ठहरने का बंदोबस्त कीजिए। सोनू निगम एक प्रसिद्धतम संगीतकार है, तो सोनू निगम एक प्रसिद्ध गायक हैं, संगीतकार नहीं है। ठीक है, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए, समाज को भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। ठीक है, और मोहनजोदड़ो एक गुजरी सभ्यता का खंडहर है। खंडहर शब्द जो है यहाँ एक महिमा मंडित स्थान के लिए अच्छा प्रतीत नहीं होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक पुरातन सभ्यता का अवशेष। ठीक, अब इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ गया है और इसमें आपने देखा कि पहले दिया हुआ है जो पहले कभी ना सुना गया हो। तो इसको क्या कहा जाता है? जो पहले कभी ना सुना गया हो, इसको अगर आपको एक शब्द में लिखना हो तो अश्रुतपूर्व लिखेंगे। ठीक है, और जो स्मरण करने योग्य हो उसको स्मरणीय कहेंगे। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहेंगे। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं तो उसको कहते हैं आजान भुज या आजान बाहु, और जिसके कान लंबे लंबे हैं उसको लंब कर्ण कहेंगे। अब यहाँ पे मुहावरों का अर्थ आपको लिखना है और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा आपका है तूती बोलना। तूती बोलने का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना या धाक जमाना। ठीक है, धाक जमना भी होता है। इसका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें वाक्य में प्रयोग कैसे हो सकता है? आजकल तो उनकी तूती बोल रही है, वो मेरी क्यों सुनेंगे? मतलब आजकल तो उनकी धाक जमी हुई है, उनका समय अच्छा चल रहा है, तो वो मेरी क्यों सुनने लगे? और भी बहुत सारे वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, ये मुहावरा है, तो इसका हो जाएगा अनुभवी होना। ठीक है, दादाजी को किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, मतलब उन्हें किसी किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। इसके बाद अगला मुहावरा है कलम तोड़ना, यानी उत्तम लेखन, मतलब बढ़िया लिखना। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में कलम तोड़ लेखन कार्य किया है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तोता रटंत का मतलब होता है बिना समझे रटना, मतलब सोचा समझा नहीं, सिर्फ रट लिया। तो तुम्हें क्या कुछ समझ में आएगा? तुम तो तोता रटंत हो, यानी जो है उसको बस रट लिया है, जानते उसके बारे में नहीं हो। इसके बाद आप देखें ख्याली पुलाव पकाना, ये दिया हुआ है। ख्याली पुलाव पकाने का मतलब क्या होता है? ख्यालों में खोए रहना या जो कपोल कल्पना है उसको करना, मतलब ऐसी कल्पना जिसका कोई आधार न हो, तो ऐसी इस चीज़ को कहा जाता है ख्याली पुलाव पकाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो सकता है? राजू हर समय ख्याली पुलाव पकाता रहता है और धरातलीय स्तर पर कुछ नहीं करता। इसके बाद 52 बीघा में पुदीना बोना, यानी आवश्यकता से अधिक या अनावश्यक दुरुपयोग करना भी इसको कहा जाता है, मतलब ये कई सारे अर्थ के तौर पे आता है। वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। राकेश ने 2 पुस्तकों के लिए पूरी अलमारी खरीद ली, यह तो वैसे ही हुआ जैसे 52 बीघा में पुदीना बोना। इस तरह से हमने किया। तो कुल मिलाकर ये मॉक टेस्ट जो है एक मॉडल है जिसके जरिए आप अभ्यास कर सकते हैं, एक बेहतर अभ्यास कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो लगातार लगे रहिए और हम भी आपके साथ हैं, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।